हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशनल स्पोर्ट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित 60 से 70 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और इनमें से 10 से 12 क्वेश्चंस को मैं कम्युनिटी पोस्ट के जरिए आपसे पूछ चुका हूं। कम्युनिटी पोस्ट वाले क्वेश्चंस को भी आज हम सोल्व करेंगे और उनके सही आंसर को जानेंगे। जिन प्रश्नों को आज हम सोल्व करेंगे वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और इनमें मैंने एक शब्द का भी हेर फेर नहीं किया है। अब जिन दोस्तों ने मेरे वीडियो देखे हैं उन्हें पता है कि वीडियो कैसे हैं और वीडियो में कैसा मटेरियल पढ़ाया गया है, लेकिन जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है आज का वीडियो देखने के बाद उन्हें पछताना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने कंप्यूटर से संबंधित जितने भी वीडियो बनाए हैं पुराने प्रश्नों के आधार पर ही बनाए हैं। आज का वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम्स में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और मेरी वीडियो में उन प्रश्नों को कितना कवर किया गया है। तो आज के वीडियो को पूरा देखना दोस्तों और कमेंट करके बताना कि वास्तव में मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, अब तक मैं इतने टॉपिक्स को वीडियो के जरिए पढ़ा चुका हूं और आज के इस वीडियो में इन सभी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस को शामिल किया है जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, ताकि आपको पता चले कि प्रतियोगी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सूचना को इनपुट करने, संसाधित करने यानी प्रोसेस करने और प्रासंगिक आउटपुट प्रदान करने की क्षमता रखता है। ऑप्शंस है मदरबोर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, संगणक और सीपीयू। दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो एक बात ध्यान रखिएगा कि जितना हो सके प्रश्नों को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि 95% चांस होते हैं कि क्वेश्चंस का आंसर क्वेश्चंस के अंदर ही छिपा हुआ होता है। अगर इस प्रश्न को हम पढ़ेंगे तो इसका आंसर इसके अंदर ही छुपा हुआ है। इस प्रश्न में हमें पूछा है कि ऐसी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो इनपुट को लेने, उसे प्रोसेस करने और आउटपुट को प्रदान करने की क्षमता रखता है। जिन्होंने वीडियो को पूरा देखा है, वीडियो को समझा है, उन्हें क्लियरली दिख रहा है इसके अंदर आंसर कि इसके अंदर कंप्यूटर की डेफिनेशन पूछी गई है। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जिसका काम होता है यूजर से इनपुट को लेना, उसमें प्रोसेस करना और प्रोसेस करने के बाद में रिजल्ट को प्रदान कर देना, और यही इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया संगणक यानी कि कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या करता है कि इनपुट को लेता है, उसमें प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट को प्रदान कर देता है। अब आप कहोगे कि और ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकते? अगर और ऑप्शंस की हम बात करें तो मदरबोर्ड होता है, उससे कंप्यूटर के जो विभिन्न हार्डवेयर घटक होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं और मदरबोर्ड के जरिए ही ये हार्डवेयर घटक एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। तो मदरबोर्ड हार्डवेयर घटकों से जुड़ा है। ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर डिवाइसों को कंट्रोल करता है और विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। सीपीयू है, सीपीयू इनपुट की प्रोसेसिंग करता है। तो बाकी तीनों ऑप्शंस में सवाल में पूछी गई तीनों क्षमताएं नहीं है कि इनपुट को लेना, उससे प्रोसेस करना और प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट को प्रदान कर देना, और ये सभी क्षमताएं सिर्फ कंप्यूटर में ही पॉसिबल है। ये सभी हार्डवेयर डिवाइसें हैं, सॉफ्टवेयर डिवाइसें हैं, ये कंप्यूटर के ही अलग अलग घटक हैं। तो कंप्यूटर का काम होता है इनपुट को लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट को प्रदान कर देना। तो इसका सही आंसर है संगणक यानी कि कंप्यूटर। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? और इसके ऑप्शंस है हरमन होलरिथ, जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज और जॉन नेपियर। और दोस्तों, ये प्रश्न मैंने कम्युनिटी पोस्ट के जरिए पूछा था। तो इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस कंप्यूटर को बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस है माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। दोस्तों, ये प्रश्न भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट के जरिए पूछा है और जब हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकारों को पढ़ा था तब मैंने बताया था कि मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में मुख्य पुर्जे के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया गया था? ऑप्शंस है माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, आईसी चिप और
वैक्यूम ट्यूब। दोस्तों ये प्रश्न भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट के जरिए पूछा है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर की जनरेशन वाले टॉपिक से पूछा गया है और जिसने कंप्यूटर की जनरेशन वाला वीडियो पूरा देखा है वो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकता है। तो इसका सही आंसर है आईसी चिप। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था मुख्य पुर्जे के रूप में, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था मुख्य पुर्जे के रूप में, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था मुख्य पुर्जे के रूप में और कंप्यूटर की पांचवी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर के ही एडवांस वर्जन यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर है आईसी चिप। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में डाटा इनपुट हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया गया था? ऑप्शन है कीबोर्ड, पंच कार्ड, वैक्यूम ट्यूब और माउस। दोस्तों ये प्रश्न भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट के जरिए पूछा था। यह क्वेश्चन भी कंप्यूटर की जनरेशन वाले टॉपिक से ही है। कंप्यूटर की जनरेशन को जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में डाटा को इनपुट करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था, यानी कि जो डाटा होता था, प्रोग्राम होता था, उसे पंच कार्ड में स्टोर कर दिया जाता था और फिर इस पंच कार्ड को ऑपरेटर में लगा दिया जाता था। कंप्यूटर इस पंच कार्ड में स्टोर्ड प्रोग्राम के अनुसार ही काम करता था। तो इसका सही आंसर है पंच कार्ड। कम्युनिटी पोस्ट में ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कीबोर्ड और माउस को ऑप्शंस सेलेक्ट किया है, जबकि इसका सही आंसर है पंच कार्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मैं कंप्यूटर का एक घटक हूं जो कंप्यूटर की सभी हार्डवेयर डिवाइसों को नियंत्रित करता है। मैं यूजर को एप्लीकेशन के साथ और एप्लीकेशन को हार्डवेयर डिवाइस के साथ संवाद करने में मदद करता हूं। क्या बता सकते हो कंप्यूटर की भाषा में मेरे लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर। दोस्तों ये प्रश्न भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट के जरिए पूछा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का निर्माण विशिष्ट कार्यों के लिए किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के रख रखाव के लिए यूज किए जाते हैं। डिवाइस ड्राइवर का उपयोग कंप्यूटर से कनेक्ट होने वाली विभिन्न प्रकार की हार्डवेयर डिवाइसों को पहचानने के लिए किया जाता है। तो एक ऑप्शन बचा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कंप्यूटर से जुड़ने वाली सभी हार्डवेयर डिवाइसों को कंट्रोल करता है, विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस को कंप्यूटर में चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को हार्डवेयर डिवाइस के साथ और एप्लीकेशन को यूजर के साथ, यूजर को हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने में, संवाद करने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ये सभी क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आज हर जगह कंप्यूटर का उपयोग होता है, दुकानों से लेकर मल्टीनेशनल कंपनी तक। कंप्यूटर का हर जगह उपलब्धता का गुण कहलाता है। ऑप्शन है गति, शुद्धता, सार्वभौमिकता, स्वचालितता। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट के जरिए पूछा था। यह क्वेश्चन कंप्यूटर की विशेषताओं से संबंधित है और जिन स्टूडेंट ने कंप्यूटर की विशेषताओं से संबंधित वीडियो को देखा है वो इसको आसानी से आंसर कर देंगे। तो इसका सही आंसर है सार्वभौमिकता। कंप्यूटर का हर जगह उपलब्धता का गुण कहलाता है सार्वभौमिकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सार्वभौमिकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कंट्रोल प्रोसेस यूनिट। दोस्तों ये प्रश्न भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट के जरिए पूछा हुआ है। सीपीयू जो कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसर होता है जो सभी डाटा की प्रोसेसिंग करता है, तो यहाँ पर उसकी फुल फॉर्म पूछी है। तो इसका सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी, यानी कि सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एएलयू की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनियन, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थ लाइन यूनियन और अर्थमेटिक लाइन यूनिट। दोस्तों ये प्रश्न भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट के जरिए पूछा था। एएलयू सीपीयू का ही एक भाग है। जिन्होंने सीपीयू वाला वीडियो देखा है उन्हें पता है कि एएलयू क्या है और एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और सीपीयू मेमोरी। तो एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू कंप्यूटर में सभी अर्थमेटिक और लॉजिकल गणनाएं करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक जिनका प्रयोग यूजर प्रोसेस डाटा या रिजल्ट को देखने के लिए करता है कहलाते हैं। ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पोर्ट्स और सीपीयू। दोस्तों ये प्रश्न भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट के जरिए पूछा था और इसका सही आंसर है आउटपुट
डिवाइस। इनपुट डिवाइस का प्रयोग करके हम कंप्यूटर में डाटा को एंटर करते हैं और आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके हम कंप्यूटर से प्रोसेस डाटा और रिजल्ट को देखते हैं। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग प्रोसेस डाटा और रिजल्ट को देखने के लिए किया जाता है। पोर्ट्स का उपयोग करके हम कंप्यूटर से विभिन्न प्रकार की हार्डवेयर डिवाइसों को कनेक्ट करते हैं और सीपीयू कंप्यूटर में सारी प्रोसेसिंग करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग रिजल्ट या परिणाम को देखने के लिए किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये प्रश्न भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट के जरिए पूछा था और इसका सही आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक प्रकार का क्या है? एक ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार है। तो इसका सही आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के जनक कौन है? ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी, एलियन न्यूवेल और एडा फिशर। तो इसका सही आंसर है जॉन मैकार्थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सुपर कंप्यूटिंग के पिता, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, सेमुर क्रे, एलन ट्यूरिंग और एडा लवलेस। तो इसका सही आंसर है सेमुर क्रे। सेमुर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग कहा जाता है। इन्होंने ही विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था और विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था क्रे फर्स्ट। क्रे फर्स्ट यानी सेमुर क्रे के नाम पर ही इसका नाम दिया गया था, क्रे फर्स्ट। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है और सेमुर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग कहा जाता है और एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है सेमुर क्रे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए ही समझी जा सकती है? ऑप्शन है मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैंने ये बात आपको बार बार बताई है कि कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा को ही समझता है। हम कंप्यूटर को जो भी इनपुट, जो भी डाटा, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में यानी मानव पठनीय लैंग्वेज में, जिसे इंसान आसानी से समझ सके। लेकिन कंप्यूटर उस भाषा को, हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा या जिसे बाइनरी भाषा भी कहते हैं उसे ही समझता है। तो इसका सही आंसर है मशीनी भाषा। कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा को ही समझता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से प्रथम पीढ़ी से पांचवी पीढ़ी तक प्रयुक्त घटकों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। यानी कि प्रथम पीढ़ी से लेकर पांचवी पीढ़ी तक मुख्य पुर्जे के रूप में जिस डिवाइस का, जिस घटक का प्रयोग किया गया है उस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। ए में ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, आईसी चिप, माइक्रो प्रोसेसर, वीएलएसआई और यूएलएसआई। ऑप्शन बी, इसमें ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, आईसी चिप, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर और यूएलएसआई। ऑप्शन सी, इसमें ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी चिप, माइक्रो प्रोसेसर और यूएलएसआई। और ऑप्शन डी, इसमें ऑप्शन है आईसी चिप, वैक्यूम ट्यूब, एसएसआई, वीएलएसआई और यूएलएसआई। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम पहले सोल्व कर चुके हैं जहां कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में प्रयुक्त मुख्य पुर्जे के बारे में पूछा गया था और यहाँ कंप्यूटर की पांचों पीढ़ियों में प्रयुक्त मुख्य डिवाइस के बारे में पूछा गया है। कंप्यूटर की पांचों जनरेशन में प्रयुक्त मुख्य पुर्जे की अगर हम बात करें तो पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, फिर सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, फिर थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था, फोर्थ जनरेशन में प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था और पांचवी पीढ़ी में प्रोसेसर का ही एडवांस वर्जन यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। तो यह है कंप्यूटर की पांचों जनरेशन में प्रयुक्त मुख्य पुर्जे का क्रम और यह क्रम सिर्फ ऑप्शन सी में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी चिप, माइक्रो प्रोसेसर और यूएलएसआई। तो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का मुख्य पुर्जे के रूप में प्रयोग किया गया था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का और पांचवी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर के ही एडवांस वर्जन यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। तो ये है मुख्य पुर्जे जिनका प्रयोग कंप्यूटर की अलग अलग पीढ़ियों में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सुपर कंप्यूटिंग का जनक, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग इन इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, सेमुर क्रे, एलन ट्यूरिंग और विजय पांडुरंग भटकर। दोस्तों जब हमने कंप्यूटर के टाइप्स पढ़े थे तब हमने सुपर कंप्यूटर का पढ़ा था, तो मैंने आपको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग और फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग इन इंडिया
दोनों पढ़ाए थे। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग कहा जाता है सेमूर क्रे को, और फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग इन इंडिया कहा जाता है विजय पांडुरंग भटकर को। यानी भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक, सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है विजय पांडुरंग भटकर को। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। और विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था क्रे फर्स्ट, CRAY क्रे फर्स्ट। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था क्रे फर्स्ट और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग कहा जाता है सेमूर क्रे को, और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है विजय पांडुरंग भटकर को। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग इन इंडिया कहा जाता है विजय पांडुरंग भटकर को। विजय पांडुरंग भटकर ने भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करना है। तो स्तंभ ए में है तकनीक और स्तंभ 2 में है तकनीक के जनक, यानी कि तकनीकों का जनक कौन कौन है, तो हमें मिलान करना है। तो स्तंभ ए की जो तकनीकें हैं वो है सुपर कंप्यूटर, कृत्रिम बुद्धि, परम और सैद्धांतिक कंप्यूटिंग। और स्तंभ 2 में ऑप्शन है जॉन मैकार्थी, एलन ट्यूरिंग, सेमूर क्रे और विजय पांडुरंग भटकर। तो हमें स्तंभ ए और स्तंभ 2 का मिलान करके सही विकल्प का चयन करना है। तो पहली तकनीक है सुपर कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है सेमूर क्रे को। तो ए के सामने हो गया सी। फिर दूसरी है कृत्रिम बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि का जनक कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। तो ऑप्शन हो गया ए। फिर तीसरा ऑप्शन है परम, परम भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था और इसके निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी विजय पांडुरंग भटकर ने। तो तीसरे ऑप्शन के सामने ऑप्शन हो गया डी। फिर चौथा ऑप्शन है सैद्धांतिक कंप्यूटिंग, और सैद्धांतिक कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। तो इसका ऑप्शन होगा बी। तो सही क्रम है CADB। तो दिए गए विकल्पों में यह क्रम कौन से ऑप्शन में है वो देखते हैं। यह क्रम मौजूद है ऑप्शन सी में 3 1 4 2, और यह क्रम मौजूद है ऑप्शन सी में। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ब्लेज पास्कल, जॉन वॉन न्यूमैन, गॉर्डन मूर और एडा थॉमस। तो इसका सही आंसर है जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन को कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किस कंपनी को बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है एप्पल, IBM, इंटेल और इन्फोसिस। तो इसका सही आंसर है IBM। हरमन होलोरिथ के द्वारा एक कंपनी की स्थापना की गई थी जिसका नाम था कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्ड कंपनी, और इसी कंपनी का आगे चलकर नाम परिवर्तित करके कर दिया गया था IBM, और IBM कंपनी को ही बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है। और IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसका सही आंसर है IBM। IBM कंपनी को बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है। बिग आयरन के नाम से जाना जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर को, और बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है IBM कंपनी को। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न को उपयोग के आधार पर सम्मिलित कीजिए। हमारे सामने दो स्तंभ है। स्तंभ 1 में कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं और स्तंभ 2 में उन कंप्यूटर के विभिन्न उपयोग दिए गए हैं। तो हमें मिलाना है कि किस कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो हमने कंप्यूटर के विभिन्न प्रकारों को पढ़ा था, साथ ही कंप्यूटरों के उपयोग को पढ़ा था कि किस कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो स्तंभ 1 में पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है साइंटिफिक और इंजीनियरिंग के लिए। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। फिर दूसरा कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है पर्सनल यूज के लिए। तो ऑप्शन हो गया सी। फिर तीसरा ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क में सर्वर के रूप में। तो ऑप्शन हो गया ए। और चौथा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है वेन में सर्वर के रूप में। तो ऑप्शन हो गया बी। तो सही क्रम हो गया DCAB, यानी कि 4 3 1 और 2। अब दिए गए विकल्पों में सही क्रम किस ऑप्शन में है वो देखते हैं, और ये सही क्रम है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में है 4 3 1 और 2। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए कौन सी संख्या प्रणाली को आधार बनाया जाता है? ऑप्शन है हेक्साडेसिमल प्रणाली, बाइनरी प्रणाली, ऑक्टल प्रणाली और डेसिमल प्रणाली। अभी हमने इससे मिलता जुलता ही एक प्रश्न सोल्व किया था, जहां हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा को ही समझता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाइनरी प्रणाली। कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा, जिसे 0 और 1 की भाषा कहते हैं, उसे ही समझता है। तो इसका सही आंसर है बाइनरी प्रणाली। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे
माना जाता है? ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, एडा लवलेस, टिम बर्नर्स-ली और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एडा लवलेस। एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, और चार्ल्स बेबेज ने 1833 में एक मशीन बनाई थी एनालिटिकल इंजन। तो एडा लवलेस ने एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम लिखने में चार्ल्स बेबेज की मदद की थी, और इसीलिए एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडा लवलेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक बार जब यूजर उपयुक्त प्रोग्राम लोड कर देता है और आवश्यक डाटा प्रदान कर देता है तो कंप्यूटर को मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। इस सुविधा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्वचालित, विश्वसनीयता, बहुउपयोग और शुद्धता। दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्यूटर की विशेषताओं से संबंधित है। कंप्यूटर को एक बार डाटा देने के बाद में उसे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं होती कि इस काम को कैसे करना है। कंप्यूटर डाटा और इंस्ट्रक्शन के आधार पर खुद डिसीजन लेता है कि इस डाटा पर किस प्रकार का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो कंप्यूटर की यह विशेषता कहलाती है स्वचालित, ऑटोमेटिक। यानी कि कंप्यूटर को एक बार डाटा देने के बाद में कंप्यूटर खुद डिसीजन करता है कि इस डाटा पर किस प्रकार का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसका सही आंसर है स्वचालित। स्वचालित ऑटोमेटिक कंप्यूटर की एक विशेषता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? ऑप्शन है इंटेल 4002, इंटेल 4003, इंटेल 4004, इंटेल 4005। तो इसका सही आंसर है इंटेल 4004। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। अब इससे संबंधित व्याख्या भी मैंने शामिल की है, तो वो व्याख्या देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था 1971 में टेड होफ के द्वारा, लेकिन विश्व का पहला जो जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था, यह बनाया गया था इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा, और इस प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004, और यह बनाया गया था जनवरी 1971 में इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था टेड होफ के द्वारा, लेकिन विश्व का जो पहला जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था, यह बनाया गया था इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा, और इसका नाम था इंटेल 4004। इंटेल 4004 में 2300 ट्रांजिस्टर लगे हुए थे, और इंटेल 4004 का उपयोग बुश-सीकॉम नामक कैलकुलेटर में किया गया था। तो इंटेल 4004 विश्व का पहला प्रोसेसर था। माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप प्रोसेसर, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क, सीपीयू, हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा, यहां से भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कौन से कंप्यूटर हैं जो एनालॉग एवं डिजिटल के मिश्रण से बनते हैं? ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण, दोनों के गुण होते हैं। जहां डाटा को एनालॉग रूप में इकट्ठा करके डिजिटली शो किया जाता है, वहां हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किस कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है? ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर को मुख्य पुर्जे के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसीलिए माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत में सर्वप्रथम स्थापित होने वाला कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन है हेक्स 4, HEC 2M, मार्क फर्स्ट और IBM सास्तो। तो प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा कंप्यूटर स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, HEC 2M, और इससे संबंधित व्याख्या भी है जो मैंने शामिल की है, और वो व्याख्या देखते हैं। भारत में कंप्यूटर युग की वास्तविक रूप से शुरुआत हुई थी सन 1956 में, जब ISI कोलकाता में भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर HEC 2M स्थापित किया गया था। तो भारत में सबसे पहला कंप्यूटर जो स्थापित किया गया था वो था HEC 2M, और ये 1956 में ISI कोलकाता में स्थापित किया गया था। HEC 2M को भारत ने इंग्लैंड से खरीदा था। तो इसका निर्माण इंग्लैंड में एंड्रू डोनाल्ड बूथ के द्वारा किया गया था, और इसमें 1024 शब्द की ड्रम मेमोरी युक्त एक 16 बिट कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया गया था। मशीनी भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता था, और इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। तो HEC 2M भारत में स्थापित होने वाला पहला कंप्यूटर था, और यह 1956 में ISI कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कंप्यूटर से संबंधित सही कथन है
यानी कि जो नीचे के ऑप्शन है उनमें से सही कथन को हमें सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है और ये सही है। कंप्यूटर को इंग्लिश में कंप्यूटर और हिंदी में संगणक कहा जाता है। फिर ऑप्शन बी है कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, तो ये भी सही है। फिर तीसरा ऑप्शन है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, ये भी सही है। और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी कथन सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। तो कंप्यूटर से संबंधित सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। स्तंभ 1 को स्तंभ सेकंड से मिलान करिए एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न में स्तंभ ए को स्तंभ 2 से मिलान करना है। स्तंभ ए में ऑप्शन है अबेकस, इनिएक, परम और क्रेफस्ट। और स्तंभ 2 में ऑप्शन है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और प्रथम गणक यंत्र। तो इन दोनों को हमें मिलान करना है और सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो अबेकस विश्व का प्रथम गणक यंत्र था, तो ऑप्शन हो गया 4। फिर दूसरा ऑप्शन है इनिएक, इनिएक विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो ऑप्शन हो गया 3। फिर परम, परम भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था, तो ऑप्शन हो गया 1। और क्रेफस्ट, क्रेफस्ट विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था, तो ऑप्शन हो गया 2। तो सही क्रम है 4 3 1 2। और दिए गए विकल्पों में सही क्रम कौन से विकल्प में है वो देखते हैं। तो सही क्रम ऑप्शन बी में है 4 3 1 2। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। तो अबेकस दुनिया का पहला गणक यंत्र था, इनिएक दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, परम भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था और क्रेफस्ट दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। खालिस्तान कंप्यूटर पर मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन है एरे, एनिमे, पोर्ट और डोंगल। यानी कि इन ऑप्शंस में से किसका प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर से डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए? तो सही आंसर है पोर्ट। कंप्यूटर पोर्ट के जरिए ही हम विभिन्न प्रकार की हार्डवेयर डिवाइसों को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पोर्ट। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कंप्यूटर की मुख्य कार्य प्रणाली में शामिल नहीं है। ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, इंटरनेट और प्रोसेसिंग। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट के जरिए पूछा था। जिन दोस्तों ने कंप्यूटर की कार्य प्रणाली वाला वीडियो देखा है वो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। तो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली आईपीओ मॉडल पर आधारित है। आईपीओ यानी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कंप्यूटर कैसे काम करता है? इनपुट को लेता है, उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट को प्रदान कर देता है। तो यही कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है। तो इनपुट भी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में आता है, आउटपुट भी आता है और प्रोसेसिंग भी आता है, लेकिन इंटरनेट नहीं आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनेट। तो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली आईपीओ मॉडल पर आधारित है, यानी कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए व विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अभिकल्पित उद्योग संबंधित मानक है। ऑप्शन है IEEE, ASCII, USB और पेरिफेरल मानक। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट के जरिए पूछा था। तो प्रश्न में पूछा गया है कि कौन से ऑप्शन के द्वारा कंप्यूटर से विभिन्न प्रकार की डिवाइसों को कनेक्ट किया जा सकता है, साथ ही कनेक्ट होने वाली डिवाइसों को विद्युत की आपूर्ति भी की जा सकती है। तो इसका सही आंसर है USB। जब मैंने कंप्यूटर पोर्ट्स और कनेक्टर्स को आपको पढ़ाया था तब मैंने पढ़ाया था कि USB पोर्ट के जरिए हम कंप्यूटर से विभिन्न प्रकार की हार्डवेयर डिवाइसों को कनेक्ट कर सकते हैं, साथ ही कनेक्ट होने वाली डिवाइसों को बिजली भी USB पोर्ट के जरिए प्रदान की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, USB पोर्ट। USB पोर्ट और कनेक्टर के माध्यम से हम कंप्यूटर से विभिन्न प्रकार की डिवाइसों को कनेक्ट कर सकते हैं और विद्युत की आपूर्ति भी डिवाइसों को कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। खालिस्तान पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है RJ11, पैरेलल, सीरियल और RJ45। यानी कि इनमें से किस पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? और दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट के जरिए पूछा था और इसका सही आंसर है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। वह आवृत्ति जिस पर कोई माइक्रो प्रोसेसर निर्देश को कार्यान्वित यानी एग्जीक्यूट करता है उसे इसकी खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन है स्टोरेज क्षमता, साइज, वेग और क्लॉक स्पीड। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर की काम करने की स्पीड होती है, निर्देशों को एग्जीक्यूट करने की जो स्पीड होती है उसे क्लॉक स्पीड कहा जाता है।
और इस क्लॉक स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। आपने देखा होगा कि प्रोसेसर की स्पीड आती है 3 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज, 4 मेगाहर्ट्ज। तो इस प्रकार से ये जो हर्ट्ज होता है ये क्लॉक स्पीड को बताता है और क्लॉक स्पीड पर प्रोसेसर काम करता है। तो इसका सही आंसर है क्लॉक स्पीड, ऑप्शन डी। और क्लॉक स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा सीरियल तथा पैरेलल पोर्ट का प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन माना जाता है? ऑप्शन है यूएसबी पोर्ट, PS2 पोर्ट, SCSI पोर्ट और LPT पोर्ट। और दोस्तों ये भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट के जरिए पूछा था और इसका सही आंसर है यूएसबी पोर्ट। पहले कंप्यूटर से विभिन्न प्रकार की हार्डवेयर डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट बंद हो चुके हैं। हालांकि बहुत से कंप्यूटरों में आते भी हैं, लेकिन मोस्टली इनका उपयोग बंद हो चुका है और इनकी जगह यूएसबी पोर्ट का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर से विभिन्न प्रकार की हार्डवेयर डिवाइसों को, पेरिफेरल डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए। तो इसका सही आंसर है यूएसबी पोर्ट, ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। एएलयू द्वारा सही या गलत के रूप में मूल्यांकित किया जाने वाला शर्त आधारित ऑपरेशन कहलाता है। ऑपरेशन है अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, यूनरी ऑपरेशन और बाइनरी ऑपरेशन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट के जरिए पूछा था। अब जिन दोस्तों को एएलयू की फुल फॉर्म पता है वो इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। और एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि एएलयू के द्वारा अर्थमेटिक और लॉजिक गणनाएं की जाती है। तो इसका सही आंसर है लॉजिक ऑपरेशन। लॉजिक का मतलब होता है कि जहां डाटा के मध्य तुलना की जाती है। एग्जाम्पल के लिए 3 ग्रेटर देन 2, तो ये एक लॉजिकल ऑपरेशन है। अब कंप्यूटर जब इसको प्रोसेस करेगा तो कंप्यूटर इसका आंसर ट्रू और फॉल्स यानी सही और गलत के रूप में ही देगा कि 3 2 से बड़ा है या नहीं। तो 3 2 से बड़ा है तो इसका आंसर हो गया ट्रू यानी सही है, ये कथन सही है। तो यहाँ डाटा के मध्य तुलना हो रही है, यानी एक प्रकार का लॉजिक होता है। तो एएलयू के द्वारा सही और गलत के रूप में जो मूल्यांकित किया जाने वाला शर्त आधारित ऑपरेशन कहलाता है लॉजिकल ऑपरेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉजिक ऑपरेशन। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। खालिस्तान पोर्ट विशेष प्रकार के वाद्य यंत्रों को साउंड कार्ड से जोड़ती है। ऑप्शन है बस, सीपीयू, यूएसबी और मिडी। यानी कि इनमें से कौन सा पोर्ट है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है, साउंड कार्ड से कनेक्ट किया जाता है? तो इसका सही आंसर है मिडी पोर्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिडी पोर्ट। मिडी पोर्ट के जरिए हम विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को कंप्यूटर से, साउंड कार्ड से कनेक्ट करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो स्तंभ ए में हमें इनपुट डिवाइस दी हुई है और स्तंभ 2 में हमें इनपुट डिवाइस का उपयोग दिया हुआ है, यानी इनपुट डिवाइस को उनके उपयोग के आधार पर हमें सही ऑप्शन का, सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है बारकोड। अब बारकोड किस काम में आते हैं? तो बारकोड के लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। फिर दूसरा ऑप्शन है ओमार। ओमार का उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की ओमार शीट जांचने के लिए किया जाता है। तो ओमार के लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन 1। फिर अगला ऑप्शन है एमआईसीआर। एमआईसीआर का उपयोग बैंक चेक्स पर मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए टेक्स्ट को रीड करने के लिए किया जाता है। तो एमआईसीआर के लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। बैंक के चेक से संबंधित है एमआईसीआर। बारकोड डिपार्टमेंटल स्टोर के लेबल से संबंधित है। ओएमआर वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं से संबंधित है और एमआईसीआर बैंक के चेक से संबंधित है। फिर अगला ऑप्शन है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड ऑनलाइन पेमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्यूआर कोड के लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। फिर अगला ऑप्शन है ओसीआर। प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ओसीआर का उपयोग किया जाता है। तो ओसीआर के लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5। छपे हुए पेज का एडिटेबल टेक्स्ट में रूपांतरण। तो इस प्रकार से उपयोग का सही क्रम बनता है 3 1 4 2 5। तो दिए गए विकल्पों में सही ऑप्शन चुनना है और सही क्रम वाला ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में एग्जैक्ट हमारा क्रम है वो मैच होता है 3 1 4 2 और 5। तो आंसर है सी। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वालिटी खालिस्तान के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर। यानी कि क्वालिटी का संबंध किससे है? तो सही आंसर है कीबोर्ड। क्वालिटी कीबोर्ड का एक प्रकार है। कीबोर्ड 3 प्रकार के होते हैं, क्वालिटी, एजर्टी और डीवोर्क। तो क्वालिटी कीबोर्ड का ही एक प्रकार है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस है? ऑप्शन है स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। पॉइंटिंग डिवाइस वो होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को
पॉइंट करते हैं। और ड्रॉ डिवाइस का मतलब है कि जिनका उपयोग करके हम कोई चित्र बना सके। तो इसका सही आंसर है माउस। माउस एक पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस है। माउस का उपयोग किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए और कंप्यूटर में ड्राइंग बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए किया जाता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, माउस। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। स्क्रीन का रिजोल्यूशन खालिस्तान के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन है डॉट, कलर्स, पिक्सल, इनमें से कोई नहीं। जब मैंने डेस्कटॉप वाला वीडियो बनाया था कि डेस्कटॉप क्या होता है, तो मैंने स्क्रीन का रिजोल्यूशन को अच्छे से समझाया था कि किसी पिक्चर या स्क्रीन का रिजोल्यूशन है वो छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनता है और इन डॉट्स को पिक्सल कहा जाता है। किसी भी पिक्चर या स्क्रीन का रिजोल्यूशन चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल होता है। कोई भी स्क्रीन या पिक्चर छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनती है और इन डॉट्स को पिक्सल कहा जाता है। रिजोल्यूशन ये बताता है कि स्क्रीन में टोटल कितनी पिक्सल है। तो इसका सही आंसर है पिक्सल, ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन है प्रिंटर, स्पीकर, वीडियो, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आउटपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रिंटर है, स्पीकर है, मॉनिटर है, एलसीडी है, एलईडी है। वीडियो मॉनिटर को ही कहा जाता है। वीडियो का मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो यहां पूछा है कि सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला आउटपुट डिवाइस है, तो आंसर है वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर को ही कहा जाता है और मॉनिटर सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्रमशः है। ऑप्शन है स्कैनर व प्रिंटर, प्रिंटर व स्कैनर, प्लॉटर व प्रिंटर और प्रिंटर व प्लॉटर। किसी प्रिंटेड चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम स्कैनर का प्रयोग करते हैं और कंप्यूटर में मौजूद डिजिटल पिक्चर या टेक्स्ट को कागज पर प्रिंट लेने के लिए हम प्रिंटर का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है स्कैनर व प्रिंटर, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। स्कैनर का प्रयोग किसी प्रिंटेड चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है और किसी डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है स्कैनर व प्रिंटर। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। जीयूआई का पूरा नाम है। ऑप्शन है ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और ग्राफ यूजर इंटरफेस। जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था तब भी मैंने जीयूआई की फुल फॉर्म बताई है और जब मैंने फुल फॉर्म का अलग से वीडियो बनाया है उसमें भी मैंने जीयूआई का फुल फॉर्म बताया है। तो जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जीयूआई का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को कहते हैं। ऑप्शन है नेविगेशन की, फंक्शन की, टॉगल की, न्यूमेरिक की। दोस्तों जब मैंने इनपुट डिवाइस पढ़ाई थी और इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड को पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कीबोर्ड में कुछ की होती है, जैसे कि कैप्स लॉक है, नम लॉक है। ये की ऐसी होती है एक बार दबाने पर ऑन हो जाती है और एक बार दबाने से ऑफ हो जाती है और इस प्रकार की को टॉगल की कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टॉगल की। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, बबल जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और डेजीविल प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो प्रिंटिंग करते वक्त नॉइज जनरेट करते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर में प्रिंटर हेड और हैमर का प्रयोग किया जाता है। इंपैक्ट प्रिंटर में पेपर और प्रिंटर हेड के बीच फिजिकल कनेक्शन होता है और इसका सही आंसर है डेजीविल प्रिंटर। डेजीविल प्रिंटर एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, डेजीविल प्रिंटर। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम प्रिंटर जैसे हार्डवेयर उपकरणों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है जीयूआई, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटीज और कमांड लाइन। जब मैंने आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि एक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइस के कार्य के बारे में बताता है कि इस डिवाइस को किस प्रकार से काम में लेना है और उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि डिवाइस को कैसे काम में लेना है। डिवाइस ड्राइवर ही ऑपरेटिंग सिस्टम की डिवाइस को पहचानने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर है डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रोसेसर और मुख्य मेमोरी की गति असंतुलन को न्यूनतम करने में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी, डीवीडी, कैश मेमोरी और हार्ड डिस्क। दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्यूटर मेमोरी से
पूछा गया है। जब मैंने मेमोरी को आपको पढ़ाया था तब मैंने मेमोरी हायरार्की बताई थी, मेमोरी का श्रेणीक्रम आपको बताया था। वो श्रेणीक्रम क्या है? सबसे पहले होता है सीपीयू, सीपीयू के बाद में रजिस्टर मेमोरी आती है, फिर कैश मेमोरी आती है, फिर प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम आती है, फिर वर्चुअल मेमोरी आती है और फिर सेकेंडरी मेमोरी आती है। यह है मेमोरी श्रेणीक्रम। अब जब मैंने मेमोरी को आपको पढ़ाया था तो दो मेमोरी को स्पेशली पढ़ाया था। एक है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी यानी रैम, रैम का प्रयोग किया जाता है सीपीयू और सेकेंडरी मेमोरी के बीच स्पीड के गैप को खत्म करने के लिए प्राइमरी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। दूसरी है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी का प्रयोग सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी यानी रैम के बीच स्पीड के गैप को खत्म करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर पूछा है कि प्रोसेसर यानी सीपीयू और मुख्य मेमोरी यानी रैम के बीच में स्पीड के गैप को, गति असंतुलन को न्यूनतम करने के लिए कौन सी मेमोरी प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का प्रयोग सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच गति असंतुलन या स्पीड के गैप को खत्म करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है कैश मेमोरी, ऑप्शन सी, कैश मेमोरी इसका सही आंसर है। कैश मेमोरी का प्रयोग सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी यानी रैम के बीच स्पीड के गैप को खत्म करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, रैम स्टोर कर सकता है? ऑप्शन है केवल डाटा, केवल प्रोग्राम, केवल ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम और डाटा। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है यानी कि अस्थायी मेमोरी होती है। रैम का उपयोग वर्तमान में रन हो रहे एप्लीकेशन से संबंधित डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो करंट में जो भी एप्लीकेशन रन हो रहा है वो एप्लीकेशन और उस एप्लीकेशन का डाटा रैम में अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। तो इसका सही आंसर है प्रोग्राम और डाटा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। रैम प्रोग्राम और डाटा दोनों को स्टोर कर सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, ट्रैक और सेक्टर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है हार्ड डिस्क। ट्रैक और सेक्टर से हार्ड डिस्क से संबंधित है। हार्ड डिस्क में इस प्रकार की गोलाकार प्लेट होती है। इन गोलाकार प्लेटों को ट्रैक्स में बांटा जाता है और फिर ट्रैक्स को सेक्टर्स में बांट दिया जाता है और फिर इन सेक्टर्स में डाटा को स्टोर किया जाता है। तो ट्रैक और सेक्टर्स हार्ड डिस्क से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? ऑप्शन है रोम, रैम, हार्ड डिस्क और सीडी। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी, यानी कि जो मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब रोम भी एक स्थायी मेमोरी है, हार्ड डिस्क भी एक स्थायी मेमोरी है और सीडी भी स्थायी मेमोरी है। तो इसका सही आंसर है रैम। रैम एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी होती है और रैम में वर्तमान में रन हो रहे एप्लीकेशन से संबंधित डाटा को स्टोर किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, सीपीयू क्लॉक की स्पीड सामान्यतः व्यक्त की जाती है। ऑप्शन है बिट प्रति क्लॉक टिक में, बाइट्स प्रति सेकंड में, टिक्स प्रति सेकंड में और मेगाहर्ट्ज में। दोस्तों ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है जहां मैंने बताया था कि सीपीयू की स्पीड को क्लॉक स्पीड से व्यक्त किया जाता है और क्लॉक की स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है, जैसे कि मेगाहर्ट्ज है, गीगाहर्ट्ज है। तो इसका सही आंसर है मेगाहर्ट्ज। सीपीयू क्लॉक की स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, वह स्टोरेज डिवाइस जो पावर ऑफ हो जाने के बाद भी अपना डाटा बनाए रखता है खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन है सिक्वेंशियल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज, वोलेटाइल स्टोरेज और नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। दोस्तों जब मैंने मेमोरी को आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, वोलेटाइल यानी अस्थिर मेमोरी और नॉन वोलेटाइल यानी स्थिर मेमोरी। तो जिस मेमोरी में कंप्यूटर के बंद हो जाने पर या बिजली चली जाने पर डाटा नष्ट हो जाता है वो होती है वोलेटाइल मेमोरी, और जिस मेमोरी में लाइट चली जाने पर या कंप्यूटर बंद हो जाने पर भी डाटा नष्ट नहीं होता है वो होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का वह प्रकार है जिसमें पावर चली जाए या कंप्यूटर बंद हो जाने पर भी डाटा नष्ट नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, बूटिंग अनुदेश संग्रहित होते हैं। ऑप्शन है रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग अनुदेश यानी बूटिंग से संबंधित जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कौन सी मेमोरी में स्टोर रहते हैं? तो जब हमने कंप्यूटर बूटिंग को पढ़ा था तब मैंने बताया था कि बूटिंग से संबंधित जो निर्देश होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो रोम में स्टोर होते हैं। तो इसका सही आंसर है रोम। बूटिंग से संबंधित अनुदेश होते हैं वो रोम में स्टोर्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, इसे निर्माण के समय पर प्रोग्राम किया जाता है, यह मेमोरी है। ऑप्शन है रैम, रोम,
हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर की ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसे निर्माण के समय ही प्रोग्राम कर दिया जाता है। तो कंप्यूटर में ऐसी एक ही मेमोरी होती है जिसे निर्माण के समय में ही प्रोग्राम कर दिया जाता है और वो मेमोरी है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम मेमोरी को फर्मवेयर भी कहा जाता है। फर्मवेयर वे होते हैं जिन्हें निर्माण के समय में ही प्रोग्राम कर दिया जाता है। तो रोम मेमोरी को निर्माण के समय में ही प्रोग्राम कर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। डाटा संग्रहण पदानुक्रम डाटा स्टोरेज सीक्वेंस है। ऑप्शन ए में है फील्ड, बाइट, फाइल, रिकॉर्ड, बिट, डाटाबेस। ऑप्शन बी में ऑप्शन है फील्ड, बाइट, रिकॉर्ड, बिट, फाइल और डाटाबेस। ऑप्शन सी में ऑप्शन है फील्ड, रिकॉर्ड, बिट, बाइट, फाइल और डाटाबेस। और ऑप्शन डी में ऑप्शन है बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस। दोस्तों इस क्वेश्चन में यह पूछा है कि कंप्यूटर में डाटा किस क्रम में स्टोर होता है। कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट, 0 या 1, या तो 0 या 1, और इन्हें बिट कहा जाता है। अब पूछा गया है कि कंप्यूटर में डाटा किस क्रम में स्टोर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। कई बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं, फिर कई बाइट मिलकर एक फील्ड बनाते हैं, कई फील्ड मिलकर एक रिकॉर्ड बनाते हैं, बहुत सारे रिकॉर्डों से फाइल बनती है और बहुत सारी फाइलों को मिलाकर एक डाटाबेस बनाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका सही क्रम है बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस। तो डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। ऑप्शन है रोम, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग कंप्यूटर में परमानेंटली डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी होती है, यानी कि स्थायी मेमोरी होती है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। तो इसका सही आंसर है रोम। रोम प्राइमरी मेमोरी का प्रकार है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। बाकी मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार है। तो इसका सही आंसर है रोम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एनटी को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है डोमेन नेम, मोडेम, प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। खाली स्थान एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है। ऑप्शन है बूटिंग, होपिंग, पेस्टिंग, मल्टीटास्किंग। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था। क्वेश्चन में पूछा है कि एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशनों को एक साथ रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता या क्षमता कहलाती है। तो इसका सही आंसर है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशनों को एक साथ रन कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मल्टीटास्किंग इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता। ऑप्शन है वाईफाई, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और पेन ड्राइव। दोस्तों कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो दो घटकों से मिलकर बनता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक है। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। यानी कि कंप्यूटर को सही ढंग से कार्य करने के लिए दोनों का साथ मिलकर सही ढंग से कार्य करना जरूरी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना सही ढंग से कार्य नहीं कर सकता, दोनों का एक साथ सही ढंग से कार्य करना जरूरी है। तो सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन करने की विधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन, एग्जीक्यूशन, ऑथेंटिकेशन, प्राइवेसी। दोस्तों आपने लॉगिन नाम और पासवर्ड या लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए इंटरनेट पर भी कई साइटों को एक्सेस किया है। आपने कंप्यूटर में भी लॉगिन नाम और पासवर्ड डाला है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन करने की विधि को क्या कहा जाता है। यानी कि बहुत सी जगह लॉगिन नाम और पासवर्ड के जरिए यूजर को वैलिड किया जाता है। तो इस मेथड को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑथेंटिकेशन। लॉगिन नाम और पासवर्ड के जरिए किसी व्यक्ति को ऑथेंटिकेट करने को कहते हैं ऑथेंटिकेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑथेंटिकेशन। तो इसी के साथ दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो खत्म होता है। आज के इस वीडियो में हमने टोटल 61 क्वेश्चनों को डिस्कस किया और इनमें से कई क्वेश्चंस को मैं कम्युनिटी पोस्ट के जरिए आपसे पूछ चुका हूं। तो उन क्वेश्चनों को भी आज के वीडियो में हमने सोल्व किया है। तो वीडियो को देखने के बाद में आपको समझ आ गया होगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेरे वीडियो में उन क्वेश्चंस को कितना कवर किया गया है। आज का वीडियो देखने के बाद में आपको मेरे वीडियोज की वैल्यू समझ में आ गई होगी कि कितना डीपली मैं आपको किसी टॉपिक को
पढ़ा रहा हूं। मैंने जो भी वीडियो बनाए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर ही बनाए हैं और उतना ही गहराई में मैंने आपको टॉपिक्स को पढ़ाया है। तो वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।